नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल की उस सड़क की ओर जहां इतिहास खुद को दोबारा लिख रही है। ये कोई सामान्य विरोध नहीं है, ये उस पीढ़ी का गुस्सा है जो बचपन से ही टूटे वादे, भ्रष्टाचार और राजनीतिक खेलों के बीच पली बढ़ी है। इसे जेन जेड रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। हाँ, वही जनरेशन जिसने सोशल मीडिया पर खुद की आवाज उठाई है, आज उसी सोशल मीडिया पर बैन लगने से आग बबूला होकर सड़कों पर उतर आई हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम बैन का मामला नहीं है। ये उस चिंगारी का विस्फोट है जो सालों से दबे हुए सपने, उम्मीद और गुस्से के बीच धीरे धीरे जल रही थी। जरा सोचिए, जब नौजवान ये महसूस करे कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जब रोजगार के नाम पर केवल धोखा मिले, जब नेताओं की कुर्सी के लिए जनता की आवाज कुर्बान कर दी जाए, तो क्या होगा? यही हो रहा है अभी नेपाल में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे क्यों यह आंदोलन इतना तेजी से भड़क उठा, इसकी असली वजह क्या है और आखिर ये तूफान नेपाल की भविष्य को कहां ले जाएगा। दरअसल नेपाल के सरकार ने 28 अगस्त 2025 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को साफ साफ चेतावनी दी थी। अगर तुम हमारे देश में काम करना चाहते हो तो लोकल ऑफिस खोलो, समस्या निपटाने के लिए टीम बनाओ और कानूनी तौर पर पंजीकरण करवाओ। कंपनियों को इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया, यानी 28 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक। नेपाल सरकार का कहना था, हम तुम्हें पूरा मौका दे रहे हैं ताकि तुम नियम मानकर यहाँ काम जारी रख सको। लेकिन हुआ क्या? समय सीमा खत्म हो गई और मेटा, गूगल, ट्विटर जैसे दिग्गज कंपनियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ना कोई लोकल ऑफिस खोला और ना ही कोई सही जवाब मिला। और फिर 4 सितंबर 2025 को एक नया इतिहास बन गया। नेपाल सरकार ने घोषणा कर दी, अब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहेंगे, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि और भी ये बड़े बड़े ऐप शामिल थे। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प की बात यह है, टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, बेलटक, पोपो लाइव अब भी चालू था, क्योंकि इस कंपनी ने ठीक समय पर सभी नियम मान लिए और अपना पंजीकरण करवा लिया था। यानी सरकार ने किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं किया, उसने सभी कंपनी को चेतावनी दी थी। फर्क सिर्फ इतना था, जिसने नियम मान ली वो बच गया और जिसने लापरवाही की वो बैन हो गया। पर दोस्तों, ये सिर्फ बैन नहीं था, ये अचानक आया एक कम्युनिकेशन बैकआउट था। लोगों के लिए ये किसी भूकंप से कम नहीं था, खासकर छात्र, क्रिएटर्स और उन बिजनेस वालों के लिए जिनकी रोजी रोटी सोशल मीडिया पर टिकी हुई थी। जैसे ही बैन लागू हुआ, जनता सिर्फ नाराज नहीं हुए, वो विद्रोह में तब्दील हो गए। काठमांडू सहित विराटनगर, पोखरा, इटहरी, बुटवल और दमक जैसे शहरों में 10,000 युवाओं सड़क पर उतर आए। ये कोई शांत प्रदर्शन नहीं, लोगों ने संसद में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। मंत्री के घरों सहित सिंह दरबार को आग लगाकर राख कर दिया, जहां प्रधानमंत्री की ऑफिस स्थित है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा वालों पर पत्थर फेंके, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और रियल गोली चलाई। इस हिंसा में लगभग 19 लोग मारे गए, जिसमें छात्रों और आम नागरिक शामिल थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए। भारत नेपाल सीमा से लेकर इलाकों में विशेष सतर्कता बढ़ती गई। प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सोशल मीडिया बैन हटाने के बावजूद आंदोलन अभी तक शांत नहीं हुआ। 9 से 11 सितंबर तक कार्रवाई और हिंसा से स्थिति और भी बिगड़ गई, जिसमें प्रधानमंत्री के घर, प्रेस कार्यालय और पर्यटन होटल को निशाना बनाया गया, जिस कारण 3000 से अधिक कैदी जेल तोड़कर भाग निकले। कुछ तो भारत की सीमा की ओर बढ़ चले। सेनाओं ने स्थिति काबू में करने के लिए सड़कों पर सफाई अभियान चालू किया। रात रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया, एयरपोर्ट बंद हुए, भारतीय एयरलाइंस की उड़ान रोकी गई। लेकिन अब एक्टिविटीज धीरे धीरे नियंत्रित हो रही हैं। कुछ हद तक उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन दोस्तों, नेपाल की इस आंदोलन की जड़ सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं था। असली कारण था सालों से जमा हुआ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनता की अनसुनी आवाज। सरकार और नेताओं ने नियम तो बना दिए, लेकिन युवाओं की रोजमर्रा की परेशानी का कोई हल नहीं निकाला। यानी यह आंदोलन सिर्फ राजनीति का खेल नहीं, यह पूरी पीढ़ी का चीख है, जो कह रही है अब और नहीं। दोस्तों, नेपाल में जो हुआ उसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, यह भारत नेपाल संबंधों दोनों देशों पर आंतरिक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला।
नेपाल में हो रही हिंसा और अस्थिरता के कारण भारत सरकार ने सीमाओं पर और भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। काठमांडू हवाई अड्डे की अस्थायी बंदी और सड़कों पर हुए तोड़फोड़ ने भारतीय पर्यटकों को भी प्रभावित किया। इंडिगो जैसे एयरलाइंस काठमांडू के लिए उड़ान अस्थायी रूप से रद्द कर दी, जिससे भारतीय यात्री को असुविधा हो रही है। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाबंदी ने भारत में भी डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रभावित किया है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से संपर्क करने में कठिनाई का सामना की। नेपाल में युवाओं का राजनीतिक जागरण अब भारत में भी समान मुद्दों पर चर्चा का कारण बन रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भारतीय युवाओं के बीच चिंता का विषय बनते जा रहा है। भारत को चाहिए कि नेपाल के युवाओं की आवाज सुने और उसका समर्थन दे। डिजिटल पहल के माध्यम से दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह पूरी दुनिया के युवाओं के लिए चेतावनी और सीख दोनों है। सबसे पहली सीख, युवाओं की आवाज को अनसुनी नहीं किया जा सकता। चाहे सोशल मीडिया पर कितना ही पाबंदी क्यों न लग जाए, उनके अंदर का गुस्सा और उम्मीद दबाई नहीं जा सकती। नेपाल में देखा गया, लोग शांतिपूर्वक संवाद की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती तो संघर्ष और हिंसा का रास्ता चुनना पड़ता है। दूसरी सीख यह है कि राजनीतिक प्रदर्शित और जवाबदेही जरूरी है। नेताओं और अधिकारियों को चाहिए कि वे युवाओं की उम्मीदों को समझे और उसे सही दिशा दे। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करना केवल संकट को और बड़ा करता है। तीसरी सीख, डिजिटल जागरूकता और शिक्षा। सोशल मीडिया बैन ने हमें दिखाया कि हमारा डिजिटल जीवन कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए कानूनी और जिम्मेदार उपयोग सीखना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ नेपाल की युवाओं की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की युवाओं की आवाज है, उम्मीद और बदलाव की प्रेरणा है। अगर हम इन सबक को सीखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो आने वाला समय केवल विरोध और क्रोध का नहीं, बल्कि विकास और संभावनाओं का होगा। तो दोस्तों, नेपाल की इस कहानी से हमने देखा कि एक निर्णय कैसे पूरी युवा पीढ़ी को सड़क पर ला सकती है। अब सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, बल्कि हम सबका है। अगर कल ऐसा हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे? आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? आप अपना राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।